तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा ध्यान रखें, जब हम अकाउंट्स समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सब अकाउंटेंट्स के व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीए बोल सकता है जी इस आइटम का ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए, दूसरा सीए बोल सकता है नहीं जी इसका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए। तो व्यूज में डिफरेंस आ सकता है। तो हम ऐसा चाहते नहीं है कि कोई कस्टमर अगर किसी सीए के पास जाए उसे कुछ और बताया जाए, किसी दूसरे सीए कुछ उसका ट्रीटमेंट कुछ और बता रहा है, तीसरा कुछ और बता रहा है। तो इससे क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उस पर विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो कम होने लग जाता है। तो फिर हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे कि हम सारे अकाउंटेंट जितने भी इंडिया में वो सारे उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें और एक जैसी हम लोग अकाउंटिंग बनाए, ताकि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो ना रहें। अब इसके लिए नेचुरल बात है कोई बॉडी होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए। अब कोई एक सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये पावर किसको दी है बेटा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी ICAI। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो सीए इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं। इनके पास ये पावर है कि इंडिया में जितना भी अकाउंटिंग का प्रोफेशन है उसको ये लोग गवर्न करते हैं, यानी कि चलाते हैं। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस, अगर किसी भी अकाउंटेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो यही ICAI ही आपकी हेल्प करती है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम है इनको बताएं, या अगर आप कोई किसी आइटम को ट्रीटमेंट करने में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इशू आ रहा है तो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। हालांकि ICAI टाइम टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अपनी गाइडलाइंस देते रहते हैं और स्टैंडर्ड भी बनाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ICAI है उसने आई थिंक 32 है शायद, या तो ज़्यादा भी होंगे, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने बना लिए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग आइटम्स के ऊपर। और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है। जैसे मान लेते हैं कि जी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो वो इन्वेंट्रीज के ऊपर है, कि स्टॉक, कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें कौन सी आइटम रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, तो वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या है कि हर चीज के ऊपर स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे करके बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि सारे अकाउंटेंट जितने भी हैं इंडिया में वो सब लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ताकि उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो ना रहें और सारे लोग एक ही तरीके से चीज़ों को डिस्क्लोज करें और प्रेजेंट करें। पढ़िए, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। कह रहे जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको वो रूल्स बताएंगे, वो प्रोसीजर बताएंगे फॉर रिकॉग्निशन, कि कैसे किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे उसको मेजर करना है, मेजरमेंट, और कैसे उसे ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट, एंड कैसे उसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन, एंड डिस्क्लोजर, और कैसे उसे डिस्क्लोज करना है। अगर आपको किसी भी मैटर में कोई डाउट है कि उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ों पे आपको गाइडेंस, रूल्स, प्रोसीजर्स पता लग जाएंगे। और ये इशू किसने करा बेटा? इशूड बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो काउंसिल है ICAI की, उसने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। आगे कहते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहली बात कहते हैं बेटा, दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू प्रोड्यूस क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहे जी जब हम सारे लोग एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होंगी, ज़्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर किया जा सकता है। तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप लोग एक ही सिस्टम से सारे लोग अकाउंटिंग करें। सेकंड, दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। इससे क्या होगा बेटा? सबकी अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी आती है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी मर्जी से अकाउंटेंट अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सब लोग एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो सबकी जो अकाउंटिंग का जो स्टेटमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन होगी, जो डिस्क्लोजर होगा, वो एक जैसा होगा। तो वो यूनिफॉर्मिटी को यानी वहां पर यूनिफॉर्मिटी आपको मिलती है, देखने को मिल जाती है। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है क्योंकि सारे लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, यूनिफॉर्मिटी भी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी और कंपेरेबिलिटी आएगी। मेन चीज है कंपेरेबिलिटी, क्योंकि जब सबका एक ही स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग बनी होगी तो उनको हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट,
दे आर प्रिपेयर्ड इन अ लाइट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ध्यान रखें, एंड लॉ ऑफ द कंट्रीज। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी कंट्री बनाए, ठीक है, उस कंट्री का जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, या उस कंट्री का जो लॉ होता है उसको देख के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करें, जैसे इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो थोड़े डिफरेंट होंगे किसी और कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है या बिजनेस करने के लिए जो इन्वायरमेंट हमें मिलता है वो डिफरेंट होता है यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। वहां पर बिजनेस का इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है, तो वहां पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेंगे वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। उस कंट्री के लॉ डिफरेंट होंगे इंडिया की कंट्री से, तो नेचुरल बात है उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमसे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा आपकी कंट्री का बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है और आपकी कंट्री के लॉ क्या है उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हर कंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेसिकली तो लगभग सेम ही होंगे, बट फिर भी उसमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो एक जैसे 100% एक जैसे नहीं होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर कंट्री का थोड़ा 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 फर्क मिलेगा। दे आर मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो आपको उस पॉइंट को वैसे ही उसको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ऐसा नहीं है। आप अकाउंटेंट हैं, इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इंडिया की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको आपको मानना होगा। इट इज मैंडेटरी। दे आर फ्लेक्सिबल सिंस इन फ्यू एरियाज इक्वली एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट। कह रहे हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं, और इसलिए बनाए जाते हैं बेटा फ्लेक्सिबल कि अगर कोई भी लॉ में चेंज आए या कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आए तो अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसमें वेरिएशन ला सकें। और वैसे भी कई जगहों पर क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑल्टरनेट अवेलेबल होते हैं, तो अकाउंटेंट को ये ऑप्शन देनी पड़ती है कि भाई आप चाहो तो इस ऑप्शन को फॉलो कर लो, चाहो तो इसको कर लो, चाहो तो इसको कर लो, तो उन्हें ऑप्शन देनी पड़ती है। और जब आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं तो इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी हम खुद ही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। डाइवर्स माने बेटा अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसियां जो है हम उसको मिनिमम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम खत्म कर दें, ऐसा नहीं है। अभी भी अकाउंटिंग में कई जगह पर दो दो तीन तीन चार चार मेथड्स अवेलेबल है और हमें उनमें से कोई एक मेथड को फॉलो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम उसे खत्म कर दें, बट मिनिमाइज करने का मतलब उसे कम कर सकते हैं। जैसे 10 मेथड्स हैं तो उन्हें हम 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं कहने का मतलब। दूसरा है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल होती हैं, क्योंकि वो एक ही कंसेप्ट से बनी होती हैं, एक ही तरीके से बनी होती हैं। तो जो यूज़र है उसको पता है कि इसको कैसे इन्होंने बनाया होगा और वो उसको समझने में उसको आसानी होती है। तो यानी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। और आपको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी बतानी पड़ती है, तो उनका सिग्निफिकेंट जो है वो भी हम उसको समझ पाते हैं। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करके अपनी स्टेटमेंटें बना रहे हैं तो उनको कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है और हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है, हम ईजिली कंपेयर कर पाते हैं। और आखिर में इनहेंसिंग रिलायबिलिटी, वो मैंने आपको शुरू से समझाया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के पीछे मेन पर्पस क्या है? रिलायबिलिटी बढ़े और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि लोगों को या जो यूजर्स हैं उनके मन में ऐसी बात ना है कि भाई कोई अकाउंटेंट तो कुछ बता रहा है, कोई सीए कुछ बता रहा है, ये तो वो विश्वास नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे इसके ऊपर ट्रस्ट क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई अकाउंटिंग का कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। बट ऐसा नहीं होगा, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो रिलायबिलिटी है वो बेटा बढ़ सकती है, इवन बढ़ जाएगी। कुछ कमियां भी हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वैसे तो खैर ऐसी कोई खास कमी नहीं है, बट फिर भी अगर एग्जाम में कभी आ जाए लिखने के लिए तो आपको लिखनी चाहिए। एक दो कमियां हैं। पहली कमी क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, हैंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। तो भाई नेचुरल बात है, मैन मेड तो है ही है और ये बनते भी आपके लॉ के हिसाब से हैं और आपकी कंट्री का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बनते हैं। तो उसको वो कह रहे जी इसमें कि इसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज नहीं मेट होता इसके अंदर। कभी वेरिफिकेशन हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है।
अब मान लिया जाए 6 मेथड है, अब इंस्टीट्यूट कहता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ ये 2 ही करने हैं, ये वाले नहीं करने, तो अब उसको कैसे वेरीफाई करोगे भाई क्यों नहीं करने वाले और इन्हीं को क्यों करना है। लेकिन वो लॉ बन गया, अब जैसे हम कहते हैं हमारे देश का कानून बन गया है कोई चीज, तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क क्या लगाएं कि भाई जब कानून बन गया तो बन गया। हाँ ठीक है, अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, आपको और प्रूफ देने पड़ेंगे, उसके और डिस्कशन होएगा, तो वो चेंज भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी हर जगह पर ये वेरिफिकेशन टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा कहते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, वो मैंने बताया, एंड लॉ ऑफ द कंट्री, हैंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। और कह रहे हैं जी बार बार ये चेंज होते रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसीलिए ये भी इसकी कमी है, ये एक जैसे तो रहते नहीं है, आज कुछ कह रहे हैं 2 साल बाद फिर कहेंगे जी नहीं अब इसकी जगह ऐसा करो, फिर 4 साल बाद कहेंगे जब ऐसा करो, तो कह रहे हैं भाई ये इसकी एक लिमिटेशन है। हालांकि लिमिटेशन नहीं है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई हम जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज कर रहे हैं, बट उसको उन्होंने लिमिटेशन में डाला हुआ है, तो आप यही लिमिटेशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। है क्या ये उन कंपनीज के लिए आया जो MNCs हैं, जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रियों में चल रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, हर कंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा वो दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अलग, दोनों कंट्रियों का लॉ अलग। अब एक कंपनी है जिसका 15 कंट्रियों में बिजनेस चल रहा है, अब 15 की 15 कंट्रियों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा 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 फर्क आएगा। अब होगा क्या, वो कंपनी जब अपनी इन 15 कंट्रियों से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी अलग अलग, उसको मिक्स करेगी और अपनी कंपनी का नेट रिजल्ट जब वो निकालेगी 15 कंपनियों को कंबाइन करके, तो उसको एक प्रॉब्लम आने वाली है कि हर कंट्री का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी अलग होगी। अब उसको कैसे हम मर्ज कैसे करें, यानी उसको मिक्स कैसे करें, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब वो कंट्री में वो कहेंगे जी हम तो अपनी कंट्री के हिसाब से प्रेजेंटेशन देंगे, वो कह रहे हैं हम अपनी कंट्री के हिसाब से देंगे, लेकिन कंपनी तो वो एक है, उसके बिजनेस अलग अलग कंट्रियों में चल रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो फिर ये जो MNCs हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे पैनासोनिक, सोनी और ये कोक, पेप्सी, ये जो इंटरनेशनली कंपनियां जो पूरी दुनिया में इनके बिजनेस हो रहे हैं, तो इन्होंने बोला जी हमारे लिए कोई इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड बनाओ अकाउंटिंग के, ताकि हम जब अकाउंटिंग करें तो हम एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें। अब वो चाहे हमारा बिजनेस इंडिया में हो तो भी उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें, चाहे अमेरिका में हो चाहे वो कोरिया में हो, हमारे को एक ही स्टैंडर्ड चाहिए। हम हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाए, ठीक है, जिसको हम फॉलो करें ताकि हमारे को मर्ज करने में आसानी हो। अब कोक जैसी कंपनी है बेटा, वो तो पता नहीं कितनी कंट्रियों में उसका काम है ना, तो अगर वो ऐसे अलग अलग करने लगे और फिर उसको इकट्ठा मर्ज करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उनके लिए ये IFRS बनाए गए हैं कि भाई आप इंटरनेशनली जो अलग अलग कंट्रियों में आपके बिजनेस है, आप सारी की सारी कंट्रियों में आप एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करें, जिसको बोला गया IFRS। पढ़िए, कहने जी IFRS आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है बेटा, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय, लेकिन इनको डेवलप किसने किया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसको जो डेवलप किया है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने करा हुआ है। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है बेटा, जैसे कि इंटरनेशनल बोर्ड होते हैं, आपको पता है क्रिकेट का भी जैसे ICC है, वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो पूरी वर्ल्ड की एक क्रिकेट की काउंसिल है। उसमें जो इंडिया का BCCI है वो इंडिया का बोर्ड है, वो भी उसका मेंबर है। ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया का एक अपना सेपरेट बोर्ड है, बट वो भी ICC का एक मेंबर है। तो यानी एक इंटरनेशनल बोर्ड है जिसके अंदर सारी कंट्रियों के बोर्ड मिलकर के एक इंटरनेशनल बोर्ड बना देते हैं। सिमिलरली ऐसी जैसे इंडिया का ICI है, ऐसी हर कंट्री का अपना एक सुप्रीम बॉडी होगी जो अकाउंटिंग की हेड होगी, है ना, तो उन सब ने मिलकर के एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया IASB, जिसके अंदर इंडिया का जो ICI है वो भी इसका मेंबर है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, और ऐसे करके जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो सब ने मिल करके ये स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं इंटरनेशनली, कि जो कंपनियां एक से ज्यादा कंट्रियों में बिजनेस कर रही हैं वो लोग इन IFRS को फॉलो करें। कह रहे हैं जी द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, कह रहे जी जो IASB है इसका मेन काम क्या है,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने की बॉडी है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनली बनाती है। कह रहे हैं द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। कह रहे हैं जी ये प्रिंसिपल बेस्ड है, जबकि जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं कंट्री वाइज वो एक्चुअली रूल्स बेस्ड होते हैं, रूल। अब जो हमारी कंट्री का रूल है हम उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बना रहे हैं, जबकि IFRS जो है वो रूल बेस्ड नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। और प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, वो एक लॉजिक होता है जो कि इंटरनेशनली सब जगह सेम होगा, तो इसीलिए इनको प्रिंसिपल बेस्ड माना गया है। और जबकि जो हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको हम लोग रूल बेस्ड मानते हैं। आगे कहते हैं देयरफॉर IFRS आर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसीलिए IFRS को क्या माना जाता है बेटा? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। The objective behind setting up the IASB was to develop in the public interest। कह रहे जी IASB का जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोगों के भले के लिए, फायदे के लिए, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एंड एनफोर्सेबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ग्लोबल माने जो पूरी दुनिया में चले, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। कह रहे जी हमारा ये मोटिव था कि हम पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, टू प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि सभी लोग इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें और उसी के हिसाब से वो अपनी अकाउंटिंग करें। तो ये इसलिए बनाया गया था। तो दस इट इज अ प्रोसेस ऑफ टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो एक जैसी हो सके, वो इम्प्रूव हो सके इंटरनेशनली। तो आई थिंक इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट आता है बेटा कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं IFRS में वो कितनी होती हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं तो एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है और एक बैलेंस शीट होती है, यही होता है, ज़्यादा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। तो इनमें थोड़ा नाम इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है और एक आधा पॉइंट इनका एक्स्ट्रा आ गया है, अदरवाइज इनकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसी ही हैं जैसे कि नॉर्मल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। जैसे पहला लिखा है बेटा इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये लाइक बैलेंस शीट ही हो गया बेटा। जब याद करो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की, तो हम इसको कह सकते हैं सिंपली बैलेंस शीट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम, कंप्रिहेंसिव इनकम, मतलब ये लाइक P&L हो गया, ट्रेडिंग एंड P&L, इसमें आपकी इनकम के बारे में सारी की सारी ये स्टेटमेंट है। तो अब इन्होंने इसको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोल के क्या बोल दिया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो ये नाम बदल दिया इन्होंने। हाँ ये एक नई चीज है जो कि हमने कभी करी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इक्विटी माने होता है बेटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनके शेयर्स होते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो शेयर्स होते हैं उसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं हम लोग। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ मान लिया किसी बंदे ने आपकी कंपनी को परचेज कर लिया, उसके 20% शेयर खरीद लिए, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। छोटा मोटा चेंज तो आता रहता है, लोग 10 20 50 शेयर बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, वो तो खैर उसको हम चेंजेस तो नहीं मानेंगे। लेकिन जितने भी बड़े बड़े चेंजेस होंगे, अगर एक लिमिट से ज्यादा शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं उस कंपनी के इस साल, पूरे साल में, तो इस साल में जो बड़े बड़े चेंजेस आए हैं उसकी आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप पूरी की पूरी डिटेल दोगे कि किस शेयर होल्डर ने शेयर बेचा, किसको बेचा, और ये चेंजेस क्या आया और कितने रुपए का ये चेंज रहा है। तो ये एक नई स्टेटमेंट है जो नॉर्मली नहीं बनाई जाती। आखिरी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की है, इसमें बताया जाएगा कैश की मूवमेंट, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा गया, ये उसकी मूवमेंट को बताता है। और आखिर में नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जैसे आप मान लीजिए बैलेंस शीट बना रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, अब वहां पर होता क्या है कि वहां पर कई सारी चीजें हम डिटेल में नहीं डाल पाते। अब जैसे हमने लिख दिया जी सनराय डेटर्स, अब वो डेटर्स तो हमारे पास हो सकते हैं 40 बंदे हो जिनसे हमने पैसा लेना है, तो वो 40 बंदों का नाम तो बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, तो उन 40 बंदों का जो टोटल है वो तो बैलेंस शीट में आ सकता है जी, सनराय डेटर्स 5 करोड़ रुपए। अब उनकी डिटेल आपको नीचे
कहाँ देनी पड़ेगी, नोट्स में देनी पड़ेगी। तो एंड में जाके वर्किंग नोट बनाना पड़ता है बैलेंस शीट के बाद, P&L के बाद, कि जी ये इस पॉइंट की डिटेल ये रही। अब आपको मान लिया एसेट की डिटेल देनी है तो भी आप नीचे दे सकते हैं। तो जो जो चीजें आपने ट्रेडिंग, P&L या बैलेंस शीट में बनाई है उनकी सारी डिटेल्स आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में देनी होती है। तो ये भी जो है आपकी बैलेंस शीट और P&L का ही एक पार्ट होती है। चलिए जी, ये भी हो गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हो गया। अब एक कंसेप्ट और आया, इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया ने बोला कि जी हम लोग क्यों IFRS को फॉलो करें। इंडिया ने अपने ही IFRS बना दिए, मतलब इंटरनेशनली, जैसे कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी तो MNCs हैं, मतलब वो भी तो बाहर काम कर रही हैं। अब जैसे महिंद्रा है, ठीक है ना, एयरटेल है, ये क्या है बेटा, ये इंटरनेशनली काम कर रही हैं, ठीक है ना। अब जब ये कंपनीज जो है इंटरनेशनली काम कर रही हैं, तो इन लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो ये IFRS फॉलो कर लें, या इंडिया ने अपने ही IFRS बना रखे, इक्विवेलेंट टू IFRS है, इनको कहते हैं इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जरा देखें, ये IFRS का ही एक कॉपी है, मतलब इंडियन कॉपी लगा लो, ये IFRS की इंडियन कॉपी है। आपके पास फिर दोनों ऑप्शन है इंडियन कंपनीज के पास जो MNCs हैं, या तो IFRS फॉलो कर ले या उसकी इंडियन कॉपी फॉलो कर ले जो कि इंडियस है। कहते जी इंडिया इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग IFRS, इंडिया ने सोचा हम IFRS को फॉलो क्यों करें, उसकी बजाय डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इक्विवेलेंट, वर्ड क्या लिखा है बेटा, इक्विवेलेंट, उसके बराबर, किसके बराबर, IFRS के इक्विवेलेंट। तो इंडिया ने सोचा कि हम IFRS के इक्विवेलेंट ही अपने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं जो इंटरनेशनली वैलिड हो, तो उन्होंने इंडियस बना दिए। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्टकट में इंडियस बोलते हैं। Thus, Indias can be said to be converged accounting standard of IFRS. Converged मतलब equivalent, converged accounting standard of IFRS। तो ये IFRS के ही equivalent है, कोई ज्यादा फर्क इनमें नहीं है, सेम ही है। बट इसमें एक बात है कि जो इंडियस है आर ए सेट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो है बेटा जिसको हमारे कंपनीज एक्ट में इसको नोटिफाई किया हुआ है, यानी कि कानून ने भी इसको अपनी मुहर लगा रखी, स्टैंप लगा रखी जी ये इंडियस आप फॉलो करें, जो इंडिया की कंपनीज है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये हमारे लॉ में भी सर्टिफाइड है जो इंडियस है, दैट आर इक्विवेलेंट, यानी कि कन्वर्ज टू IFRS, और ये हमेशा IFRS के ही इक्विवेलेंट माने जाते हैं। इसमें दो अजम्पशन फॉलो होती हैं जो फंडामेंटल है, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल। आप कहेंगे जी हमने नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 अजम्पशन पढ़ी थी, 2 तो यही थी, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, और एक थी हमारी गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, और एक और अजम्पशन कौन सी थी भाई हमारी, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बताओ एक और, कंसिस्टेंसी। अब यहां पर कंसिस्टेंसी इन्होंने नहीं मानी हुई, वजह बड़ी सिंपल है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा था कि जी हमें जो एक बार पॉलिसी फॉलो कर ली उसे हर साल आपको सेम पॉलिसी को फॉलो करना है, चेंज नहीं करना है। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे चेंजेस आते हैं कि वहां पर रोज हर साल ही चेंजेस आने जरूरी है, मतलब आ ही जाते हैं। तो आपको वहां पर कंसिस्टेंसी इंटरनेशनली फॉलो नहीं होती, जबकि ये हमारे इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, बट इंटरनेशनली वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो यहाँ पर दो ही मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल। आगे बढ़ते हैं जी। Indias are notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, are backed up by the law। और इसका सबसे बड़ी खासियत है कि ये लॉ के द्वारा बैक की जा रही है, यानी लॉ इसको सपोर्ट करती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कंपनीज। अब ध्यान रखना ये इंडियन कंपनियों के ऊपर ही तो अप्लाई होगा ना। अब कोई इंटरनेशनल, कोई बाहर की कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, बट है तो वो कोरियन, जैसे मान लिया हुंडई है या होंडा है, अभी तो कोरियन या मान लिया जापानीज कंपनी है, इनके ऊपर तो हम इंडिया फॉलो नहीं करवा सकते क्योंकि इंडियन कंपनियां तो ना। लेकिन जो इंडियन कंपनियां जो विदेशों में भी काम कर रही हैं तो उनको हम बोल सकते हैं कि भाई तुम लोग इंडियस को फॉलो करो।
बट कौन कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिनके ऊपर इंड एस फॉलो होगा? इन्होंने बोला जी 3 ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर गवर्नमेंट कहती है जी आपके लिए तो कंपलसरी है। नंबर 1, कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट, अगर आपकी कंपनी इंडिया के किसी भी शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आपके लिए इंड एस कंपलसरी है फॉलो करने। सेकंड, कंपनीज हैविंग नेट वर्थ 250 करोड़ और मोर, या तो आपकी कंपनी की जो नेट वर्थ है, मतलब जो नेट कैपिटल है आपके बिजनेस की, वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनी ऑन विच इंड एस अप्लाइज, या आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे हो बट इन दोनों कैटेगरी वाली कंपनी के साथ आपका कोई कनेक्शन है, जैसे कि आप उस कंपनी के होल्डिंग हो, होल्डिंग मतलब आपने उस कंपनी को जिसपे ये इंडिया सप्लाई होता है उसके आपने 51% शेयर खरीद लिए तो आप उसके होल्डिंग बन जाते हो, या उसने आपकी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए तो आप उसकी सब्सिडरी बन जाओगे, या आपने आपस में कोई एसोसिएशन कर लिया है दोनों कंपनियों ने, आपके ऊपर इंड एस फॉलो नहीं हो रही बट दूसरी वाली कंपनी के ऊपर इंड एस फॉलो हो रहे और आपने उसके साथ एसोसिएशन कर लिया है तो अब आप भी इंड एस के अंदर आ जाओगे, या आपने उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर कर लिया है उस कंपनी के साथ तो भी आपके ऊपर भी इंड एस लग जाएगा। तो कहने का मतलब आपको उन कंपनियों के साथ कनेक्शन नहीं रखना जिनके ऊपर इंड एस अप्लाई होता है, आपके ऊपर नहीं होता तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपने उनके साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन रखा, होल्डिंग वाला, सब्सिडरी वाला, जॉइंट वेंचर वाला, एसोसिएट वाला, तो फिर आपके ऊपर भी इंड एस अप्लाई हो जाएंगे। आगे कहते हैं द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इशूइंग इंड एस is to prepare financial statements of a company on the line of the internationally accepted accounting principle। और सर इंडिया इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं ताकि आप इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग हो रही है हम उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर सकें, एंड प्रैक्टिसेस एंड कंप्लाइंग विद द कंट्रीज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, और साथ ही साथ में हम अपने देश के जो कानून है या जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसे भी फॉलो कर सकें। तो उसमें दोनों बातें पूरी हो रही हैं बेटा, आपकी कंट्री का लॉ, आपकी कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल सारी चीजें, इसमें सब चीजें कवर हो रही है। इसीलिए जो इंडियन कंपनीज है जो एमएनसी यानी कि जो और कंट्रियों में काम करती हैं उनके लिए इंड एस ज्यादा बढ़िया रहता है, बेटर रहता है। अच्छा, इंड एस और नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या फर्क है वो मैंने अभी वैसे आपको बताया था। जो इंड एस है बेटा वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, है ना, जबकि नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड होते हैं। इंड एस में फेयर वैल्यू कंसेप्ट चलता है जबकि नॉर्मल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट चलता है। ध्यान रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चलता है, इंटरनेशनली हिस्टोरिकल कंसेप्ट नहीं चलता। हमने कितने में खरीदा था उससे कोई मतलब नहीं, आज उसकी क्या वैल्यू है उसको आज के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। हर साल वैल्यू चेंज होगी, हर साल उसकी वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट इंडिया में चलती है, जैसे नॉर्मल भाई एक बार जो चीज खरीदी है वो जिंदगी भर उसी रेट पे चलती रहती है, डेप्रिसिएशन माइनस होते हैं, बट ऐसा इंटरनेशनली नहीं होता, वह फेयर वैल्यू पे चलती है सारी एसेट की वैल्यूएशन। तो कहने का मतलब है ये दो चेंजेस हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसमें। और इंडियस के अंदर भी बेटा वही सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आईएफआरएस में बनती थी, देखो पांचों की पांचों सेम है, तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगा आपको मैं। तो अब इंडिया के पास दो ऑप्शन है, इंडिया की कंपनीज के पास, या तो आईएफआरएस को फॉलो करें, इंडियस को फॉलो करें। लिखा है इंडिया हैज टू ऑप्शंस, ईदर टू अडॉप्ट आईएफआरएस एज दे आर जैसे वो है, और इंडियंस इक्विवेलेंट और कन्वर्ज टू द आईएफआरएस, या वो फिर इंडियस को फॉलो कर ले, एक ही बात है, आईएफआरएस या इंडियस दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं। अब कहानी यहां आती है कि किसको क्या अप्लाई, किसको क्या यूज करना चाहिए। भाई आपकी कंपनी है तो आपको क्या फॉलो करना है, वो कह रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई, यानी कि जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने आज पढ़े थे जहां से हमने स्टार्ट करी थी क्लास, वो नॉर्मली बेटा कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। वो जो फर्में होती हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म है या कोई अकेला बिजनेस कर रहा है सोल प्रोप्राइटर, उनके लिए वो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करें। कंपनी अगर है, कोई भी कंपनी होगी तो उसके लिए फिर नीचे दो ऑप्शन दे रखी है। ये पहली ऑप्शन जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए है, या वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है वो चला सकता है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, वो फॉलो कर सकता है, या पार्टनरशिप का बिजनेस है। बट अगर आपने कंपनी फॉर्म कर ली है जिसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है, फिर उनके लिए नीचे की दो ऑप्शन है। तो लिखा हुआ है बेटा ये दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट बैक्ड बाय लॉ, पहली बात तो इनके ये लॉ इनको बैक नहीं करता, यानी लॉ इनको
सर्टिफाई नहीं करता। एंड इम्प्लीमेंटेड बाय आईसीआई थ्रू इट्स मेंबर्स। अब जो आईसीआई के मेंबर कौन है बेटा? सारे सीए। इंडिया में जितने भी सीए हैं वो आईसीआई के मेंबर होते हैं। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, सब सीए अपने मेंबर्स को बोलता है कि भाई आप ये आईसीआई के जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करवाओ, तो वो करवाएंगे क्योंकि उसके मेंबर है। उनका इंस्टीट्यूट जैसा बोलेगा हर सीए को वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए ये थोड़े से लॉ इनको बैक नहीं करता, ये थोड़ी कमी है इसके अंदर। बट ठीक है, छोटी छोटी फर्में जो है उनके लिए ये चीज वैलिड है। अब आ जाते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट में नोटिफाइड है, अब यहां से क्लियर हो जाता है कि अगर वो कंपनीज एक्ट में नोटिफाइड है तो सिर्फ ये कंपनियों के ऊपर ही लगेगा। जो पार्टनरशिप फर्म है उन पे ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही सिर्फ कंपनियों के लिए। कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट आर बैक्ड अप बाय लॉ। पहली बात तो ये लॉ ने ही सर्टिफाई कर रखा है, तो लॉ ने बैक किया हुआ इनको। एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज ऑन विच इंड एस आर नॉट एप्लीकेबल। अब अगर आपकी कंपनी के ऊपर इंड एस नहीं लगता तो फिर ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी कंपनी के ऊपर लग जाएंगे। और किन कंपनियों के ऊपर इंड एस लगते हैं? दो कंडीशन मैंने बताई थी, या तो आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या आपकी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से ऊपर है। तीसरे वाले को तो हटा दो, वो तो खैर वो आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसी कंपनियों के साथ, वो तो वैसे नहीं होता नॉर्मली। बट दो कंडीशन मेन है कि या तो आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। तो अगर आप उन दोनों कंडीशन को कोई भी कंडीशन पूरी करते हो तो फिर आपके लिए थर्ड वाली ऑप्शन है। लेकिन आप कंपनी हो बट आप वो दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, ये वाले। और नेचुरल बात है आखिरी वाले है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इंडिया नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। और जो कंपनियां वो कंडीशन पूरी करती हैं उनके लिए तीसरा हो ही गया जो मैंने बताया था, यही वाला स्टॉक एक्सचेंज वाला 250 करोड़ वाला या जॉइंट वेंचर वाला, इनको फिर ये वाली ऑप्शन थर्ड वाली ऑप्शन फॉलो करनी। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में बताएं तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम कर जाएंगे। लेकिन अगर आप कंपनी हो तो कंपनी को हमने दो हिस्सों में बांटा है, जिनके ऊपर इंड एस लगते हैं और जिनके ऊपर नहीं लगते हैं। किनके ऊपर लगते हैं जी? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या जिनका 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है। तो इन लोगों के लिए थर्ड वाली कैटेगरी, उनको इंड एस ही फॉलो करने हैं, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, उनको इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, आईएफआरएस कर सकते हैं इसकी जगह पर, इंड एस की जगह आप आईएफआरएस भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इंडियन कंपनीज है तो नेचुरल बात है उनको इंडियन लॉ में जो नोटिफाइड है वही उसको फॉलो करेंगे, तो उनके लिए इंड एस फॉलो करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरी कंपनियों के ऊपर जिनके ऊपर इंड एस नहीं लगता, तो उनके लिए वो सेकंड कैटेगरी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लॉ में नोटिफाइड है, ठीक है ना। अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लो। तो आई थिंक ये सारा चैप्टर इसमें मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। और इसमें इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं करने कराने वाला। अब ये जो अगला चैप्टर है बेटा हमारा, यह है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता ही होगा दो बेसिस होते हैं हमारे पास, एक कैश बेसिस है और एक एक्रूअल बेसिस है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सीधा है भाई, जब पैसा आया तो रिकॉर्डिंग करो और जब पैसा गया तो रिकॉर्डिंग करो, यानी कि पैसा आना और जाना सिर्फ इतना ही देखना है। अब इसमें कोई आउटस्टैंडिंग, कोई प्रीपेड, कोई अक्रूड, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा कुछ भी नहीं चेक करना आपको। इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना भी पैसा आया उसको इनकम मान लो, और इस पीरियड में जितना भी पैसा गया उसे आप अपना खर्चा मान लो, और उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल बच्चों वाली अकाउंटिंग है, बट ये वहीं एप्लीकेबल हो सकती है जहां उधार की ट्रांजेक्शन ना हो या बहुत हैवी मशीन्स वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम मशीन्स खरीदेंगे उसको भी खर्चा मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का डिफरेंस नहीं होता। तो अगर मान लीजिए आपका जैसे कोई लॉयर है, कोई सीए है, वो लोग इसे फॉलो करें क्योंकि वहां ना तो उधार चल रहा है और ना वहां को बड़ी बड़ी मशीनें आनी है। उनके पास क्या होगा बेटा, ज्यादा एसी हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। तो इसको चलो हमने अगर खर्चा भी मान लिया, जिस साल हमने प्रिंटर खरीदा उस साल को इसे पूरे के पूरे को खर्चा भी मान लिया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सोचे कि एक नॉर्मल कंपनी में हम कैश बेसिस को फॉलो करें तो पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों? अगर आपने इस साल कोई 2 करोड़ की मशीन खरीदी और आप उसे खर्चा मान लो, तो फिर तो आपका प्रॉफिट ही बेटा जीरो हो जाएगा, बैंड ही बच जाएगा प्रॉफिट का। तो हमारे पास नॉर्मल जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो कहते हैं नहीं, आपने अगर ये मशीन खरीदी है 2 करोड़ की तो ये आपकी एसेट है, ये खर्चा नहीं है। इसका 1 साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो खर्चा है। तो यानी कि अगर 2 करोड़ की मशीन खरीदी, 1 साल हमने उसे चलाया, तो उसकी वैल्यू जी 20 लाख रुपए डाउन हो गई।
तो वो जो 20 लाख है वो खर्चा है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है, लेकिन जो मशीन है 2 करोड़ की वो खर्चा नहीं है, उसको एसेट मानते हैं। तो इसीलिए जो प्रॉफिट आता है अक्रूवल कंसेप्ट में वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है। सिमिलरली उधार वाली ट्रांजेक्शन हमेशा अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड होंगी, कैश बेसिस में उधार वाली ट्रांजेक्शन ही नहीं रिकॉर्ड होती। तो अगर जिस बिजनेस में उधार चलता होगा तो उसके लिए भी फिर कैश बेसिस बेकार हो गया। अगर हम कहें जी एक्चुअल अकाउंटिंग जो होनी चाहिए वो कौन से बेसिस से होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस से होनी चाहिए। और याद करो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में अजम्पशन यही थी अक्रूवल बेसिस, हमने यही तो अज्यूम किया था अक्रूवल बेसिस है, हमेशा अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होगी। कभी भी आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हम लोग ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वो नॉर्मली कोई नहीं करता, बट फिर भी अगर कोई चाहे कि भाई जिसको प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं आती, क्योंकि अक्रूवल अकाउंटिंग काफी डिफिकल्ट भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते करते हमको पता है कई लोगों को कितने साल बीत जाते तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो इतना ईजी नहीं है। तो इसीलिए अगर बहुत ईजी अकाउंटिंग चाहते हैं, बहुत छोटा बिजनेस है, उधार की ट्रांजेक्शन ही नहीं होती है, बहुत ज्यादा एसेट वगैरह आप नहीं खरीद रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को आप समझ लें। ये कहते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। सिंपल है, जब पैसा रिसीव हो रहा है या जब पैसा पे हो रहा है तो उसे रिकॉर्डिंग कर लें। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन पेड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैंने आपको उधार में सामान बेचा तो अभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी क्योंकि पैसा तो आया नहीं। अब आपने मुझे मान लीजिए 1 महीने बाद पैसे दिए, उस दिन रिकॉर्डिंग करेंगे कि जी पैसा आया, लेकिन हो सकता है मैं इस 1 महीने में भूल ही जाऊं कि मैंने आपको सामान बेचा था और रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं। तो नेचुरल सी बात है ये गड़बड़ हो सकती है कैश बेसिस में, क्योंकि ये उधार की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आगे कहते हैं दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर्ड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा कैश बेसिस की। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी भी चीज को ये कंसीडर नहीं करता है। तो फॉलोइंग आर दी सम एडवांटेजेस, हालांकि इसके कुछ फायदे हैं जो कि बहुत ही बेसिक से फायदे हैं, वो फायदों से ज्यादा इसके जो मतलब इतने नुकसान, जो इसके इतने सीरियस नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन फायदे जो है ये बहुत ही बच्चों वाले फायदे हैं, जैसे कि इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस इज नॉट मेड। कह रहे जी इतनी मुश्किल ट्रांजेक्शनों की एडजस्टमेंट करनी नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल बेसिस हो गया ये जी। दूसरा कहते हैं इन दिस सिस्टम वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कह रहे जी यहाँ पर आपको ज्यादा एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम प्रोविजन बनाते हैं, जैसे कि हम लोग फ्यूचर के लिए रिजर्व्स बनाते हैं, यहाँ कोई एस्टिमेशन नहीं करना आपको, जो आया रिकॉर्ड हो गया, जो गया रिकॉर्ड हो गया। तो ये कह रहे हैं जी बहुत ही आसान है और ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर दोज एंटिटीज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। कह रहे हैं जहाँ पर ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हो रही हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, सी हो गए, तो वो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपने देखा फायदा कोई इतना बहुत बड़ा फायदा तो है ही नहीं, बट ठीक है जो भी है। बट इसके नुकसान अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है और बहुत सीरियस नुकसान है। पहला, इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग हम बना इसलिए रहे थे कि हमारे को ट्रू एंड फेयर व्यू पता चले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का। ये कह रहा है जी यही नहीं बता रहा। अरे जब मेन पर्पज है अकाउंटिंग का, जब वही सर्व नहीं हो रहा तो फिर इस बेसिस का क्या करें हम लोग, इस अकाउंटिंग का क्या करें। कह रहे हैं जी बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीजें तो इग्नोर कर देता है, उधार की ट्रांजेक्शन इग्नोर कर देता है, तो कहाँ से ट्रू एंड फेयर व्यू आने वाला है। तो इसीलिए जी ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी, और जो बेसिक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है वही फेल हो जाता है। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। याद करो मैंने अभी पिछले चैप्टर में मैचिंग प्रिंसिपल बताया था, जहां पर हमने कहा था रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैचिंग करवाई जाती है सो दैट वी कैन असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट। अब वो मैचिंग प्रिंसिपल ही नहीं फॉलो कर रहा तो प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं आने वाला, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी गलत ही आ रहा है, तो फिर क्या ही फायदा हो रहा है सर अकाउंटिंग करने का। और आखिर में दिस सिस्टम डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ये वही वाली बात है बेटा, आपने मशीन खरीदी है उसे भी खर्चा मान रहा है, आपने सैलरी पे करी उसे भी खर्चा मान रहा है, क्योंकि जो एसेट होती है उनको हम कैपिटल नेचर का बोलते हैं बेटा। जो चीज बैलेंस शीट में जाने वाली होती है उनको कैपिटल नेचर का बोलते हैं,
और जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली होती है उनको रेवेन्यू आइटम बोला जाता है। यानी कि हम जब नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग जो चीजें बैलेंस शीट में जाने वाली होती है उनको अलग रखते हैं, जो चीज पीएनएल में जाने वाली होती है वो अलग करते हैं। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं है, एसेट हो लायबिलिटी हो सब ये इनकम वगैरह ट्रीट करके चलाते हैं। तो यानी कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू आइटम्स में कोई डिफरेंस नहीं करते। तो बहुत ही बेकार अकाउंटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं। मेन अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो अक्रूवल बेसिस ही है, तो इसको क्या ही पढ़ाना है, इसमें सब कुछ फॉलो होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब रिकॉग्नाइज होते हैं, उधार की ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन है, हर अकाउंटिंग इसके अंदर पूरी कंप्लीटली रिकॉर्ड होती है। इसका डिफरेंस है ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। नेचर की बात करें तो बेटा इसमें दोनों कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, इसमें खाली कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड वगैरह यहाँ पर बेटा क्या होता है, अक्रूवल बेसिस तो यहाँ पर ये सारी चीजें शो हो रही हैं और ये इनको रिकॉर्ड नहीं करता है। नॉट एडजस्टेड, ठीक है ना, यहाँ नॉट एडजस्टेड है, यहाँ एडजस्टेड है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर करेक्ट आएगा, यहाँ कभी भी करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। टेक्निकल नॉलेज अक्रूवल बेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा, यहाँ रिक्वायर्ड है और यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर। यहाँ पर कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश बेसिस में आपको ज्यादा अकाउंटिंग आनी भी नहीं चाहिए, और पैसा आया और गया यही देखना है। लीगल पोजीशन की बात करें तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है बट इसको कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, अक्रूवल बेसिस हर जगह एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कई जगह पर उसको मना कर दिया जाता है और वो एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है। रिलायबिलिटी की बात करें, अक्रूवल बेसिस हमेशा रिलायबल है 100%, वो रिलायबल नहीं है क्योंकि वहां के रिजल्ट ही बिल्कुल गड़बड़ आते हैं, तो इसीलिए वो बेसिस आप देख रहे हैं हर जगह पर फेल ही हो रहा है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये हर बिजनेस के लिए सूटेबल है, ये सिर्फ छोटे छोटे बिजनेस के लिए ही सूटेबल है जहां पर उधार की ट्रांजेक्शन है ना के बराबर हो, तो ये वहीं पर ही चल सकता है। तो ये इसके डिफरेंसेस है, 8 पढ़ लेना, इसमें कोई खास नहीं है। बाकी इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्लास में करवाए थे, वैसे फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, दोबारा बाद में करवा देंगे। आज तो इतना ही थ्योरी करवाएंगे, आज इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे।